चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। कौन सा जन्म पढ़ रहे हैं बोलो। हाँ, मतलब अलैंगिक जन्म पढ़ रहे हैं मेनली। कौन सा पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन। देखो, 1 मिनट में पूरा रिवीजन करना है, ठीक है? 1 मिनट में। एक तो बोलो किसमें है? नहीं, एक कोशिकीय है। कौन से को जीव है? एक तो है विखंडन। विखंडन के ही कितने भाग है? कौन सा? द्विखंडन और प्लस बहुखंडन। बताओ। अब आपको विखंडन का अर्थ है टूटना, और टूट के प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित हो। द्विखंडन मतलब कितने टुकड़े? तो बहुखंडन मतलब कितने टुकड़े? 2 से ज्यादा। बोलो किसमें होता है? अमीबा, लेशमानिया, ठीक है। फिर है बहुखंडन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम, सिंपल। एक और इसमें पाया जाता है मुकुलन। कौन सा पाया जाता है? मुकुलन में, मुकुलन इष्ट नहीं है, मुकुलन नाम है उसका। जनन का नाम क्या है? मुकुलन। लेकिन पाया किसमें जाता है? ये इष्ट में। समझे ना बात को? मुकुलन किसमें पाया जाता है? इसमें क्या होता है? एक बड मुकुल जैसी संरचना निकलती है ये। अब अपन बहुकोशिकीय में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? और तुम्हें पता है बहुकोशिकीय में कौन? एक कौन सा प्रकार है? विखंडन। कौन सा है? इसी का नाम क्या हो सकता है? खंडन हो सकता है। क्या नाम हो सकता है? किसमें पाया जाता है? एक तो चपटा नहीं, चपटा कर्मी, और एक स्पायरो गायरा। इसमें क्या होता है? टूटता है। ओके। दूसरे नंबर का कौन सा है? जनन का प्रकार बताओ। जैसे पुनरुद्ध भवन। कौन सा है? पुनरुद्ध। बताओ, ये मेनली कोई जनन का प्रकार नहीं है, ये तो एक विशेष प्रकार की क्षमता है। इसमें क्या होता है? कुछ कोशिकाओं में कुछ अंग बनाने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। जैसे जैसे ये किस किस में है? एक तो स्टार फिश में। तो बता, स्टार फिश में जो है पूरे पूरे में है क्या? कुछ कुछ भाग। और किसमें? हाइड्रा और प्ले ने। इनका काटेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये कोई जनन का प्रकार नहीं है। इसके अलावा बोलो तीसरा, मुकुलन। कौन सा है? मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा के अंदर। किसमें है? एक कोशिकीय के जीवों में किसमें होता है? ईस्ट के अंदर। किसमें होता है? चौथा, कायिक। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का अर्थ है कि पेड़ का तना, जड़ या पत्ती से कोई नया पौधा बना दे। कितने प्रकार का है? एक कृत्रिम और प्राकृतिक, है कि नहीं है? कृत्रिम कितने प्रकार का है? तो एक तो कतरन और कलम, है कि नहीं है? प्राकृतिक में किस किस में होता है? प्याज, हल्दी, आलू है, अदरक है। होता है या नहीं होता है? इसका अर्थ ये है कि ये बस इतना सा तो हमने पढ़ा है। आप समझे बात को? जब हम आज जितना हम कल पढ़े थे घर पे, उसका वापस आज वापस रिवाइज करना है। और कितना टाइम लगता है? 2-3 मिनट हाईएस्ट। हमारे 2-3 मिनट लगे। क्यों लगे? क्योंकि हमने पूरा लिखा है। अगर लिखा नहीं होता तो 1 मिनट में हो जाता। होता कि नहीं होता? हमें भी इस तरह से तैयार करना, पिछला हर हाल में रिवाइज होना। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान है। कायिक प्रवर्धन के कुछ फायदे हैं। कायिक प्रवर्धन के क्या फायदे हैं? जो 3 महीने में उगता है वो 15 महीने वाला 3 महीने में उग जाता है। मतलब जो ज्यादा समय नहीं लेता है उगने में, कम समय लेता है।
सारे के सारे लक्षण जो आते हैं वो जनक से सेम सेम आते हैं। सब बीमारियां, वो तो नुकसान हो गया, फायदे की बात कर रहे हैं हम। सारे सारे एक जैसे बराबर होते हैं, फल बराबर होते हैं सब हो, बस। ठीक है कि नहीं है? तो इस तरह के कुछ फायदे। अगला अगला है बीजाणु समासन। बोलो, बीजाणु है समासन, इसमें क्या होता है? इसमें बीजाणु है क्या? अरे ये पांचवा अलैंगिक का प्रकार है, पांचवा अलैंगिक। बोलो बीजाणु समासन, इसमें क्या होता है? जैसे एक पौधा है, इसके बीजाणु दानी बनती है, क्या बनती है? बीजाणु दानी। और इस बीजाणु दानी में ही क्या विकसित होते हैं? बीजाणु बनते हैं, क्या बनते हैं? और बीजाणु दानी में बीजाणु जो है वो लैंगिक जनन वालों में भी बनते हैं, अलैंगिक जनन जो करते हैं उसमें भी बनते हैं। पर इसमें फर्क क्या है? इसमें ये है कि जो बीजाणु है ये यहाँ पर बीजाणु दानी में सुरक्षित पड़े रहते हैं, बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ उपयुक्त परिस्थितियां है, कुछ ठीक परिस्थितियां लगे, उपयुक्त परिस्थिति है, विकट परिस्थितियों में तो ये बीजाणु दानी में बीजाणु सुरक्षित पड़े रहते हैं। और उसके बाद अच्छी परिस्थितियां आएगी तब ये बीजाणु दानी फट जाएगी। बीजाणु दानी क्या हो जाएगी? फट जाएगी, जिससे ये बीजाणु गिरेंगे और बीजाणु, प्रत्येक बीजाणु क्या बना देगा? नया जीव। प्रत्येक बीजाणु क्या बनेगा? नया। ये ऐसा राइजोपस में होता है। किसमें होता है? राइजोपस में। राइजोपस में कोई शैवाल हो या कोई कवक हो, उनमें ये राइजोपस के अंदर हो सकता है ना? इसके अलावा प्रोटोजोआ में भी हो सकता है। प्रोटोजोआ जो है वो भी बीजाणु दानी में बीजाणुओं को सुरक्षित करके रखता है और टाइम आने पर रिलीज करता है, यानी फट जाता है। और बीजाणु दानी फटते ही बीजाणु बिखरते हैं और नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो ये है। अब हम इसके बाद, तो हमारे ये 5 ही प्रकार है। इसमें कितने प्रकार हो गए बहुखंड कोशिकीय में? कौन सा जनन पढ़ा हमने? क्या लैंगिक? अलैंगिक पढ़ा। कौन सा पढ़ा? अलैंगिक में बहुकोशिकीय में कितने हैं टोटल? 5 है। कितने हैं टोटल? एक पहला विखंडन या खंडन। विखंडन या 2 जीवों में होता है। मतलब 2 उदाहरण है हमारे पास। होता तो बहुत सारे में, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जितने हैं वो याद करना है। एक तो है चपटाकर्मी और एक है स्पायरो गायरा। स्पायरो गायरा का इस तरह का चित्र होता है, कई बार ऐसी पूछ ले बनाने का, तो डायग्राम तो ध्यान रखेंगे। और एक चपटाकर्मी। फिर दूसरा है पुनरुद्ध भवन। क्या है? पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन से जनन एक तो हो जाता है स्टारफिश में, एक हो जाता है हाइड्रा में, और एक हो जाता है प्लेनेरिया में। किसमें हो जाता है? इसके अलावा है मुकुलन। क्या है? मुकुलन तगड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मुकुलन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो मुकुलन पूछा जाता है या फिर सीधा सीधा पूछा जाता है आपका ये विखंडन में भी द्विखंडन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनता। तो अपन को दोनों ही ध्यान में रखना है। बताओ किससे होगा मुकुलन, किस में होगा? हाइड्रा। मुकुलन में होता क्या है? एक मुकुल जैसी संरचना बनती या बड जैसी संरचना बनती है, जिसे अपन बड कहते हैं। एक उभार नुमा संरचना बनती है और फिर धीरे धीरे वो अलग हो जाती है, वो हाइड्रा। हाइड्रा के साथ एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। तो ये इसके बाद कौन सा है? कायिक प्रवर्धन। अगर हम कायिक प्रवर्धन की बात करें तो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का है? पहली बात तो बताओ, कायिक प्रवर्धन मतलब जो पौधा है वो जड़, तना या पत्ती से बनता है। कितने प्रकार का? 2। प्राकृतिक और प्राकृतिक का अर्थ है जो
प्राकृतिक रूप से बन सकते हैं, जैसे हल्दी, आलू। ठीक। कृत्रिम वाले में देखें तो कृत्रिम दो प्रकार का, एक कर्तन है, कलम। कलम में क्या होता है पता है आपको? कलम का अर्थ है कि एक दो अलग अलग पौधे लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, सही है कि नहीं है? लेकिन कतरन में तो क्या करते हैं, किसी का पौधे का जिससे नए पौधे बनाने हैं उसकी डाली काट काट के उगा दी जाती। ठीक। ये खट्टे फलों में वगैरह, रस भरी में वगैरह में होता है। अब एक बीजाणु समासंग, ये मेनली किसमें होता है? राइजोपस में। किसमें? राइजोपस में। कितना ही बार राइजोपस में है ना। चलो, तो ये है। अब पढ़ेंगे, बोलो कौन सा जनन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करें, इसको बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो होता है असेक्सुअल। तो ये लैंगिक जनन पहले पढ़ेंगे अपन पादपों में। किसमें? पादपों का अर्थ है पेड़ पौधों में। तो बताओ, पेड़ पौधों में भी कौन सा जनन ज्यादातर पाया जाता है? लैंगिक। जो छोटे जीव है ना, जो छोटे, बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए, उनमें अलैंगिक जनन होता है। जो ज्यादा विकसित हुए उनमें तो बाद में फिर लैंगिक जनन ही अच्छा तरीका है। लैंगिक जनन का एक तो ये है कि इसमें विभिन्नताएं आती रहती है, धीरे धीरे नए नए गुण आते रहते हैं, नए लक्षण आते रहते हैं। आपको पता है अलैंगिक जनन में इतनी संभावना नहीं रहती। जैसे आप लोगों को पता होगा, अपन मानव बंदरों से विकसित हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं है? अगर ये नए लक्षण नहीं आते, आज देखो, आज जैसे कोई भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान पैदा होते हैं, दिमाग ज्यादा विकसित हो रहा है। पहले पुराने जमाने के बच्चे कम होशियार होते थे, अब ज्यादा होशियार है, क्योंकि दिमाग धीरे धीरे आने वाली जनरेशन में विकसित होता जा रहा है कि नहीं है? तो विकसित जो हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, इस वजह से हो रहा है। अगर अलैंगिक जनन से होता तो कोई परिवर्तन ज्यादा आता नहीं। तो ये है। और इसमें एक फायदा ये भी है कि लैंगिक जनन में कितने लोगों का आनुवंशिक पदार्थ आता है? दो। कितनों का? एक तो नर और एक, मतलब दो जीवों का आता है, इसलिए दोनों के गुण थोड़े थोड़े मिक्स में आते हैं, है कि नहीं है? जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें मम्मी के भी गुण आ गए, थोड़े थोड़े पापा के भी गुण आ गए, तो दोनों के गुण आता है। सही है ना? तो जैसे भी ये तरीका हो सकता है। तो पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो पादपों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग जो होता है वो तुम्हें पता है कौन होता है? मुख्य अंग कौन सा होता है पादप में जहां से जनन होता है? पुष्प। कौन होता है? पुष्प, फ्लोवर। फूल कौन होता है? फूल जो है वो मुख्य जनन अंग माना जाता है, क्योंकि मुख्य जनन अंग है, फूल में ही सारे जननांग होते हैं। तो पुष्प की बात करें तो पुष्प भी दो प्रकार के हैं। पुष्प भी कितने प्रकार के हैं? एक तो है एक लिंगी पुष्प, और दूसरे कौन से हैं? द्विलिंगी पुष्प। क्या मतलब होता है? देखो, पुष्प के अंदर भाई जो पेड़ पौधा है उसमें एक तो नर होगा, एक क्या होगा, और एक होगी। नर को हम कह सकते हैं जो नर भाग है, पुष्प में नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। जबकि मादा भाग है वो स्त्री केसर कहलाता है। तो इसका अर्थ है अगर किसी पुष्प के अंदर स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से एक हो, समझ में आई बात, तो कैसा लिंगी
एक लिंगी से नाम से ही पता चल रहा है कि कितने लिंग होंगे, एक। इसका अर्थ है कि या तो पुंकेसर हो, पुंकेसर, या क्या हो, स्त्री केसर। पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, तो एक लिंग ही है। लेकिन अगर दोनों ही हो, दोनों कौन, स्त्री केसर व पुंकेसर, दोनों लिंग हो, ये कह सकते हैं ये नर जन्नांग है और ये मादा जन्नांग। आपको ये कहा जाए ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर जन्नांग हो या मादा जन्नांग हो, तो क्या कहलाएगा, एक लिंगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक लिंगी। एक लिंगी के जैसे उदाहरण है हमारे पास तरबूज। तरबूज का है, तरबूज जो होता है एक लिंगी होता है। कैसा होता है, पपीता भी एक लिंगी होता है। पपीता भी, पपीता का पुष्प जो होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी। मतलब पपीता, पपीता है, पपीता अकेला एक, या तो नर होगा या मादा। समझे बात को। हाँ। इसलिए आप, कोई खेजड़ी है, क्या है, खेजड़ी। अब आप छोटी होगी तो कहोगे खेजड़ी है, और बड़ा होगा तो ना, ऐसे होता ही नहीं है, खेजड़ा हो जाएगा। फिर हमने कौन से इनके लिंग देख लिए कि ये खेजड़ी है और ये खेजड़ा है, हमें कैसे पता चला खेजड़ी है खेजड़ा है, हम तो ऐसे तुक्के मारते, हम तो ऐसे ही। अब बताओ तुम्हें पता चला है ये वलाती जो है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। हमें पता तब चलेगा जब हमें पुष्प मिलेगा, पुष्प में, हम पुष्प में देखेंगे कितने लिंग है उसमें, एक है कि दो है, दो है, दो में भी देखेंगे कि ये पुंकेसर है। अगर किसी के फूल में पुंकेसर है तो हम क्या कह देंगे, वो कैसा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पुंकेसर है तो पुल्लिंग, और स्त्री केसर है तो स्त्रीलिंग। अगर किसी में दोनों आ गए तो हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का एक नाम और है, उभय लिंगी भी कह सकता है। क्या है ये, उभय लिंगी। इसके उदाहरण में जैसे सरसों है, कौन सी, बोलो सरसों कैसी है, द्विलिंगी। दतूरा है, बिल्कुल दतूरा, दतूरा का पुष्प भी आप लोगों ने देखा, कलवल ले आते हैं, और कल्याणाशोक। और बताओ, बात नहीं है, कटे, कल देखेंगे। और बोलो, और सरसों, गुड़ल, ये पुष्प कैसे हैं, दो लेंगे इसमें, कैसे, कितने लेंगे, दो। ठीक है। पुष्प का थोड़ा सा अपन देखते हैं फोटो, होता कैसे है। ठीक, देखो, ऐसे तीन ऐसे बनाने हैं, ठीक नहीं है, ध्यान से देखना भी, और इसको ऐसे करना, सही है। देखते जाना आप। ये इसमें ऐसे बनाओ, डिजाइन है ये, यस। और एक और बना देते हैं, और एक और, एक और बना, ऐसा कोई जरूर नहीं है सात, तो किसी में दो ही होंगे, किसी में सात हो सकते हैं, किसी में पांच, किसी में तो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। अपन को क्या मतलब है, अपन को तो कुछ ही कुछ पता होना चाहिए। लो, तुम्हारी इच्छा है तो एक और बना देता हूँ। क्या, जरूर नहीं ऐसे हो गया, ऐसे नहीं आ सकता, हम आ सकता है ना, पुष्प है कोई, हम कोई, हमने कोई घर का थोड़ी लाया हुआ है ये।
ये नीचे पत्तियां होती है इस तरह की। एक नहीं होती है, बहुत सारी होती है। ओके। उसके अलावा है क्या? हाँ। कौन सी? किसके? पुंकेसर से तो ऊपर ही होती है। अरे ऊपर ही होती है। आप देखना उसके अंदर ढकी रहती है ना, वो सुरक्षा ही तो करती है। इत, अरे अरे तुम इतना लोड मत लो। ले, ये डिजाइन बनानी है रे, और कुछ ना। ठीक है, तो बताओ ये अपन को डिजाइन से मतलब नहीं है वैसे तो। इतना सिंपल सा फूल, इतना सिंपल सा क्या फूल, ठीक बड़ा है। एक, हाँ ये, बताओ ये जो है, ये अंडा से, इसका नाम बोलो क्या है? बोलो। अच्छा, अह, ये तो हो गया अंडा से, तो इसका नाम क्या हो गया बोलो? वर्तिका। इसका नाम क्या है? वर्तिका। ये वर्तिका के आगे का भाग, वर्तिका। ये तीनों मिला के, तीनों मिला के क्या कहलाएंगे? बैठिए सर, बैठिए। स्त्री क्या सर, क्या कहलाएगा बोलो भाई? तीनों मिला के अपने क्या है ये? स्त्री के सर। तो अगर तुम्हें पूछे ऐसा सवाल कि पुष्प के मादा जननांगों के नाम बताओ, पुष्प के मादा जननांगों के नाम बताओ, कौन कौन है? अंडा से, वर्तिका और कितने भाग? तीन। इधर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि ये जो लंबा लंबा एक तंतु है, क्या ये? और ये पराग कोश, और ये दोनों ही मिला के पुंकेसर क्या है? पुंकेसर का अर्थ है ये दोनों क्या है? नर जननांग। क्या? नर जननांग। तो बताओ नर जननांग में कितने भाग है? दो। एक तो दूसरा तंतु, समझ आया ना? ये तो क्या है? बाहर के दल, बाह्य, और इनको अपन दल कहते हैं। ये जो है ना, ये गुलाबी गुलाबी दल, एक दल। और दल के भी बाहर में भी दल होते हैं। जैसे ये अपन थोड़ा इसको एज ए कृत्रिम है, लेकिन इसको अपन समझने का प्रयास करें तो अपन समझ सकते हैं। जैसे तंतु वंतु नहीं है इसमें, ये जो बाहर दिख रहा है ये रेड रेड, ये दल है, दल। ये क्या है? इनको पंखुड़ी कह सकते हैं, पंखुड़ियां। ये बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे, है कि नहीं है? लेकिन इसके नीचे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है कि नहीं है? ऐसे ओरिजिनल पुष्प में भी होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। समझे ना? और ये तो ऐसे ही कुछ नहीं, जिससे जुड़ा रहता है इसको अपन डंठल कहते हैं। लकड़ी जिससे जुड़ा रहता है डंठल, जिसको पकड़ के कोई लेके आ सकता है फूल। सही है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? पुष्प। पूरा ही पूरा ये पुष्प का चित्र है। अगर आपसे पूछा जाए पुष्प का नामांकित चित्र बनाओ, ये अपना है, आ जाए ना? ओके। ठीक है, तो चलो इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं।
पहले पढ़ते हैं स्त्री के, नहीं पुंकेसर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बोलो, अब मुझे बताना है आपको। बोलो नर जन्नांग है या मादा? नर जन्नांग है। क्या है? नर जननांग। बोलो नर जन्नांग में नाम क्या 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 भाग है? एक तो है, और दूसरा प्राग। वेरी इंपॉर्टेंट। तंतु का क्या काम है? कुछ नहीं, प्राग कोश को ऊपर रखना है। प्राग कोश, हाँ हाँ जा जा जा। प्राग कोश को क्या करना है? तो निर्मल भी जाए, और हमारा नहीं है होगी तो दे देगा। समझ आई बात? तंतु का क्या काम है? प्राग कोश को ऊपर रख के रखना है। प्राग कोश को क्या करना है? ऊपर रखना, ऊपर ऊपर तक रखना पड़ता है ना। ये देखो क्यों रखना है बाद में पता चलेगा आपको। ये यहाँ तक क्यों रह रहे हैं, ये यहाँ क्यों नहीं लगे, पता चलेगा आपको आज। ठीक, तो तंतु का तो काम ये हो गया। तंतु तो क्या करता है? इस पराग कोश को जोड़ के रखता है। और पराग कोश का क्या काम है? पराग कोश में बनते हैं पराग कण। पराग कोश में क्या बनते हैं? पराग कण। एक परागगण भी है, नाम आपने सुना होगा। परागगण अलग है, पराग कण अलग है। तो क्या बनते हैं आपके पराग कण? कहाँ बनते हैं आपसे पूछा जाए तो बताओ क्या? पराग कोश में। पराग कण जो है, ये जैसे अपन एक इसका डायग्राम बना ले, बोलो। इस तरह का क्या है ये? पुंकेसर है। क्या है? इसका नाम बोलो क्या हो गया? तंतु। और इसका नाम क्या हो गया? पराग कोश। पराग कोश। पराग कोश में क्या बनते हैं? ये क्या बन रहे हैं? पराग कण। ये पराग कण सामान्यतः पराग कण पीले रंग के होते हैं। सामान्यतः कैसे रंग के होते हैं? इसलिए आप इनको कभी पुष्प को छूओगे तो आपके हाथों के पीले पीले रंग के चिपक जाएंगे, इसलिए आपका हाथ कैसा हो जाएगा? पीला। कभी पुष्प को छुएंगे तो ऐसा हो सकता है। और पराग कण, ये मान लो एक पराग कण हमने यहाँ लाया, हमने ये क्या लाया बोलो? पराग कण। पराग कण के अंदर एक होती है ट्यूब कोशिका, बोलो क्या होती है? ट्यूब, ट्यूब कोशिका। और ट्यूब कोशिका के अंदर ही क्या होता है? ट्यूब कोशिका में क्या होगा? बता नवीना। है ट्यूब कोशिका में होता है केंद्रक। कौन सा केंद्रक? ट्यूब केंद्रक। समझ में आई बात? बताओ, पराग कण है, ये क्या है? पराग कण। पराग कण के अंदर ट्यूब कोशिका है। कौन सी कोशिका है? ट्यूब कोशिका। और ट्यूब कोशिका में ही क्या है? ट्यूब केंद्रक है। ट्यूब केंद्रक है। और बताओ, और पता क्या होता है? नर युग्मक होते हैं। और क्या होते हैं? नर युग्मक। नर युग्मक। और तुम्हें पता है नर युग्मक होते कितने? दो। तो बताओ इसमें ही दो क्या है? नर युग्मक। बात समझ में आई? पराग कण के अंदर कौन सी कोशिका है? ट्यूब कोशिका। ट्यूब कोशिका के अंदर ही क्या है? ट्यूब केंद्रक। और क्या है? दो। दो, दो क्या है? नर युग्मक। समझ में आई बात? नर युग्मक। तो ये तो बोलो क्या था हमारा? पुंकेसर। ये तो क्या था? बात करता है स्त्री केसर की।
बोलो स्त्री केसर जो है कौन सा भाग है? मादा। श्योर? मादा जननांग है। कौन सा है? मादा जननांग। तुम्हें पता है मादा जननांग का डायग्राम? ये इसके अंदर पता है ये तो क्या हो गया? वर्ती का प्रति, और यही क्या है? अंडा। अंडाशय। अगर हम अंडाशय की बात करें, अच्छा देखो पहली बात तो वर्तिका क्या करती है? अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ती है। वर्तिकाग्र भी क्या है? वर्तिका के आगे का भाग है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का क्या काम है? यहाँ पर पराग कण आते हैं। यहाँ पर कौन आते हैं? पराग कण आते हैं। समझ में आई बात? तो वर्ती स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? और सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। ठीक है ना? अब देखो वर्तिकाग्र है ना, ये चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र कैसा होता है? चिपचिपा कैसा? उसके अगर कुछ लगाएंगे तो चिपक जाएगा ऐसा। गोंद होता है ना, गोंद, गोंद को चिप जाता है, बस चिपचिपा। क्या कैसा होता है? चिपचिपा। तो बताओ इसका भाग चिपचिपा है और ये वर्ती, और इसमें है अंडाशय। इसमें ये क्या है? ये अंडाशय। अंडाशय में बीजांड है। अंडाशय में क्या है? बीजांड। तो ये इस तरह का। और बीजांड में एक तो है वेरी इंपॉर्टेंट, बीजांड में एक चीज है मादा युग्मक। या ये कह सकते हैं अंडाशय में एक चीज क्या है? मादा युग्मक। समझ में आई बात आपको? क्या वर्तिकाग्र? वर्तिकाग्र है स्त्री केसर के सबसे आगे वाला भाग, सबसे ऊपर का भाग। सही है? और वर्तिका, वर्तिका ये है अंडाशय को जोड़ के रखती है। अंडाशय, अंडाशय में देखते हैं बीजांड। एक तो क्या है? बीजांड, और एक है अंड कोशिका। एक क्या है? अंड कोशिका। बोलो ठीक बात? अब देखो ये इतना सा काम था, ठीक? ये तीनों ही मिल के, अच्छा एक बात बताओ, इतना। अब एक एक दो बातें और बता देता हूं। एक नाम आएगा परागण। परागण का अर्थ है जो पराग कण है। कौन से कण? पराग कण। वो चल के कहाँ पहुंचे? वर्तिकाग्र तक। पराग कण का वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। बस समझ में आई? क्या परागण है ये कहां तक जाए? वर्तिकाग्र। ये जैसे है, तो बता परागकण कहां पे पड़े हैं? पराग कोश में। कहा है? यहां से चल के ये कहा आएंगे? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिका बेटी चिपचिपी तो है ही है, पकड़ लेगी। सही है? तो ये क्या है? परागण। वहां से चल के यहां आ गया तो ये क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। परागण किस किस से हो सकता है? ये आप देखो, मान लो इधर देखो, ये एक फूल है, ये क्या एक फूल, एक फूल है, ये दो फूल है। यहां पर है एक है परागकण, और इधर भी है वर्तिकाग्र। सही है? ये परागकण, ये जो परागकण है ये यहाँ है। सही है? ये परागकण यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इससे क्या कहेंगे?
परागण, समझ में आई बात, कि ये परागण जो है वो यहाँ से भागता भागता यहाँ आया, तो ये क्या हो गया, परागण, ये हो गया परागण। लेकिन ये होगा किससे, ये इस फूल से ये यहाँ तक आएगा कैसे, तुम ये बताओ मेरे को, ये आएगा कैसे, कौन लेके आएगा इसको, कौन लेके आता है। आप देखो आपके खेत में कहीं पर भी फूल है, फूल, उस फूल के परागकण जो है उधर उधर तो आ ही रहे हैं, चलो उसके नहीं आ रहे हैं तो छोड़ो, आपको ये फूल दिख रहा है क्या, दिख रहा है, बताओ, इसके ऊपर ही बोलो क्या लगेगा, परागकण लगेगा, यहां क्या लगेगा, परागकण। अब ये परागकण तुम खुद बताओ, ये परागकण बताओ क्या चल के यहां आएगा, नहीं आएगा, तो कैसे आएगा, अरे मतलब चल के मतलब कैसे भी करके यहां तो आएगा ना, इसको यहां से यहां तक तो आना है, तो ये भी तो आएगा ना, ये इतना दूर है, ये इतना दूर यहां कैसे आएगा, तो बताओ, ये हमें बताना है कि ये आते कैसे हैं, तो परागण होता कैसे है, किससे हो सकता है, तो देखो एक तो हो सकता है वायु से, किससे हो सकता है, वायु से, किससे हो सकता है, एक हो सकता है जल से, जल से भी तो हो सकता है, मान लो पौधा फूल पानी में है, पानी से उधर वायु है, वायु से उड़ता उड़ता यहाँ आ गया, आया कि नहीं आया, तो ये परागण जो हुआ ये किससे हुआ, वायु से हुआ, किससे हुआ, पानी से आया होता तो किससे होता, जल से कह सकते हैं, पानी से, इसके अलावा चूने से भी हो सकता है, जीव जंतु द्वारा, किसके द्वारा, जीव जंतु ने चूहा, मान लो कोई मधुमक्खी थी, मधुमक्खी ने दूसरे फूल पे बैठी, तो पराग कण किसके चिपक जाएंगे, मधुमक्खी के पैरों पे चिपक गए, मधुमक्खी चल के दूसरे फूल पे गई, बताओ उस पे चिपक जाएंगे, परागण वर्तिका अगर पर जाते ही वर्तिका पकड़ लेगी, परागण हो जाएगा, किसके द्वारा हो गया, कीटों के द्वारा। यहाँ मान लो बकरी है, बकरी गई उसको खाने के लिए, मुंह मुंह के लग गए होंगे परागण, उधर गई उसको खाने के लिए, उसके परागण उसके मुंह पे वर्तिका अगर पर गए, मुंह से गए कि नहीं गए, तो ये क्या हो गया, परागण तो हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ हवा से हवा चली, उधर के परागण उड़ गए इधर आ गए, है कि नहीं है, ये इस तरह के परागण हो सकता है। लेकिन परागण इस तरह के से हो तो रहा है, लेकिन इसको अपन दो भागों में बांट देते हैं, इसको कितने भागों में बांट देते हैं, दो तरह से होता है, ये दो तरीके का, एक तो है स्वपरागण और एक क्या है, परपरा, स्व मतलब स्वयं का, पर मतलब दूसरों का, भाई अगर जो फूल है उस फूल के खुद का पुंकेसर से परागकण आया है तो वो स्वपरागण, लेकिन दूसरे फूलों का आ रहा है तो कैसा परागण, परपरागण। बात को समझे, कि जैसे ये हमारे पास फूल था, इसी फूल का ये परागकण जो है ये यहाँ से टूट के यहाँ गिरा, क्या हो गया, तुम्हें है किसको, अपन को कोई नहीं बुलाएगा, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है, नीचे आग भी लग जाएगी ना तो लोग अपन को नहीं बुलाएंगे कि ये आग लग रही है तुम मर जाओगे निकलो बाहर, बुलाएगा क्या, तो कौन बुला सकता है, जिसको जरूरत हो, जब भी जिसको जरूरत होगी वो खुद ही हमारे पास चला आएगा, नहीं आएगा तो हमें तो किसी को जरूरत है नहीं, ऐसा है क्या कोई हमें आने वाला 10,000 रुपये देगा फ्री में, ऐसा तो है नहीं, जिसको भी जरूरत होगी बुला लेगा, और तुम्हें तो वैसे कोई भी नहीं बुलाएगा, बुलाएगा नहीं, और मैं जाने भी नहीं दूंगा बुलाएगा तो भी। चलो अब सुन लो, बात हम किसकी कर रहे हैं, स्वपरागण की और परपरागण की। स्वपरागण का अर्थ ये है कि उसी पुष्प का परागकोश, वहां से बना पराग कण, वहां से क्या बना, पराग कण, और वो पराग कण सीधा सीधा उसी पुष्प की वर्तिका अगर पर पड़ा तो परागण हो गया, परागण हुआ तो कैसा परागण हुआ, स्वपरागण। बात समझ पाए कि नहीं पाए, सेम पुष्प है, यही इसी पुष्प का किस यहाँ का यहाँ का यहाँ का कोई भी परागण गिर के इस पर आया तो परागण हो गया, और परागण हुआ तो कैसा परागण, एक कोई फूल यहाँ
पौधा, इसका परागकण है, ये वहां से चलता चलता रोता फिरता फिरता एक यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पर आया, तो बताओ परागकण हुआ। लेकिन ये 100 हुआ, ये पर परागकण, खुद का तो है ही नहीं, खुद का तो है ही नहीं, तो ये पर परागकण। तो ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए तो वो कैसा परागण, परागण। सेम पुष्प का वर्तिकाग्र, सेम पुष्प का परागण, तो परागण। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, पता है एक बात क्या, क्या कि जैसे मान लो ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, इस पौधे के एक फूल यहाँ लगा हुआ है, एक फूल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ का परागकण है, ये लो, यहाँ का परागकण चल के यहाँ आ गया, सेम पौधे के शायद दूसरे पुष्प का उस पे आ गया, तो भी सब परागण है। और तुम कहोगे सर ये तो है तो दूसरे पुष्प का, ये भले दूसरे, पौधा तो सेम है ना, बस पौधा सेम है तो सब परागण। मतलब ये कह सकते हैं कि सेम पौधा का परागकण भले कहीं पर किसी भी वर्तिकाग्र पर जाए, सेम पौधे के फूल होना चाहिए, तो वो है हो जाएगा कैसा परागण, सब परागण। और दूसरा ही फूल ही दूसरा और पौधा भी दूसरा होना चाहिए, समझे ना। जैसे एक पौधा है, एक पौधा और यहाँ है, यहाँ पर एक था ये परागकण, अब इसका परागकण उड़ता उड़ता ये यहाँ आया, तो बताओ कैसा परागकण होगा। बढ़िया, नींद वींद आ रही है? ऐसे क्या रहते हैं रे मरे मरे से, ठीक बात, बराबर दुखी रहते हो तुम। इस समय तुम्हें लगता होगा कि टाइम खराब है, सुबह सुबह बुला लिया जाए, थोड़े एक्टिव रहा करो। नींद वींद आ रही हो ना तो घर जाओ, कपड़े वपड़े, जब घर नहीं जाओ कहीं पर भी रहो, मुंह धो के एकदम यूं थोड़ा दौड़ दौड़ के आया करो ताकि नींद भी उड़ जाए, फिर पढ़ा करो। ऐसे नहीं कथा की तरह मत रहा करो कि कथा पूरी होने के बाद कहीं समझ में आया तो क्या हाँ आया, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये परागकण चल के यहाँ आया तो कौन सा परागकण हुआ, तो कोई, हाँ तो कोई बोल ही नहीं रहा, बोला करो ऐसा। वो जो कथाएं वगैरह चलती है ना, वहां पे ऐसा होता है कि पीछे वाले बाबा कथा बोलता रहता है, पीछे वाले आराम से सोए, बातें करे, मौज मस्ती करे, और लास्ट में वगैरह बोलिए आज के आनंद की, फिर कहते जय हो। बाकी दिन तो कोई जागरण वागरण होती है, आप लोग गए कभी जागरण में? जागरण में ऐसे ही होता है, जो भजन गा रहा है वो गा रहा है, बाकी वाले का कोई लेना देना नहीं है। वो तो बीड़ी पी रहे, डोगरे बातें कर रहे हैं, बाद में कर रहे बोली अपने अपने माता पिता की, फिर डोगरे कहते जय हो। फिर भी अगर नहीं गए तो कहे अरे आवाज नहीं आई, एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलो, फिर दोनों हाथ खड़े करवाते। क्यों? वो भी कराता कलाकार, क्योंकि उसको लगता है यार जब तक सुनने वाले एक्टिव नहीं रहते तब तक सुनाने वाले का कोई मजा नहीं है। पढ़ाने वाला टीचर तभी उसको ठीक लगे जब सामने वाले बराबर टू बराबर जवाब देते रहे। मतलब हम अभी जो कर रहे हैं वो तुम्हें पता क्या कर रहे हैं? हम एक काम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्या कर रहे हैं? शिक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षण, शिक्षण कर रहे हैं। और शिक्षण में हमारे पास तुम्हें पता कितनी चीजें हैं? हम जो शिक्षण कर रहे हैं उसमें उसके भाग है, 3 भाग है। कितने भाग है? एक तो है शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी, कौन से है? विद्यार्थी। तो दूसरा कौन है? शिक्षक। तीसरा कौन है? शिक्षिका। शिक्षिका और शिक्षक आगे बात है। बोलो कौन है? हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम, जो हमें सिलेबस है आपका वो। इन तीनों से मिलके क्या हो रहा है? शिक्षण। उसके बाद सहायक सामग्रियां शिक्षण की बहुत कुछ है, लेकिन मेनली ये 3 चीजें अपन को लेके चलनी है। तीनों के बिना कोई काम, पढ़ाई, शिक्षण नहीं हो सकता।
शिक्षण हो सकता है तीनों के बिना? विद्यार्थी भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए, और पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम ही नहीं है तो क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ रहा। अब वर्तमान जो है, वर्तमान का समय है, इसमें ये है कि शिक्षण में ये तीनों बराबर इन्वॉल्व होना चाहिए, बराबर भागीदारी होनी चाहिए। तीनों की क्या होनी चाहिए? बराबर भागीदारी होनी चाहिए। तीनों ही एक्टिव होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्टिव, क्रियाशील। तीनों ही क्या होना चाहिए? क्रियाशील। पहले क्या होता था? तीनों पाठ्यक्रम तो देखो, पाठ्यक्रम तो निश्चित है, कोई इसका तो है नहीं, पाठ्यक्रम तो चलता रहेगा, चाहे एक क्रियाशील हो चाहे दो क्रियाशील हो। अब मेन बात किस पे अड़ी? विद्यार्थी और शिक्षक पे। अब दोनों में से क्रियाशील करना है। अब वर्तमान शिक्षण ये कहता है दोनों क्रियाशील हो। कौन हो? दोनों क्रियाशील। लेकिन कहीं कहीं एक जना क्रियाशील होता है, कहीं कहीं विद्यार्थी क्रियाशील है, कहीं शिक्षक। जैसे आप बताओ, अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो बोले जा रहा हूं, इसका मतलब मैं तो क्रियाशील हूं? नहीं हो? इधर पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, बोर्ड भर रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, बोल रहा हूं, तुम्हारी तरफ ध्यान है, सब चीजें, तो इसका मतलब शिक्षक तो क्रियाशील है। फिर रही बात शिक्षार्थी की, विद्यार्थी की। विद्यार्थी क्रियाशील है? विद्यार्थी क्रियाशील कब होंगे? जब मान लो मैंने कहा है तो आपने कहा यस, इसका मतलब आप बोले क्रियाशील। मैंने कुछ सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, क्रियाशील। आपने समझने का प्रयास किया, कोई जवाब दिया, कोई लिखा, कुछ सवाल पूछा, तो ये आप क्या हो गए? क्रियाशील। वरना मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो बताओ आप क्रियाशील हो गया? सिर्फ सुन रहे हो तो क्रियाशील नहीं हो। तो शिक्षण प्रभावी तभी होता है जब ये दोनों क्रियाशील हो। कहीं आपको ऐसा कभी शिक्षण पता है जहां विद्यार्थी क्रियाशील होते हैं, शिक्षक क्रियाशील नहीं होता? जैसे जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं ना, क्या जो प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल के काम, प्रैक्टिकल समझते हो? कि जैसे जैसे आपको दे दिया फूल है, फूल में से आप अंडा से निकालो और अंडा से काटो, और तो इसमें क्रियाशील कौन होगा? शिक्षक ने दे दिया, शिक्षक तो बैठा बाका पड़ेगा। क्रियाशील कौन हुए? विद्यार्थी। तो ऐसा, तो प्रैक्टिकल में हमेशा शिक्षक ही करता, शिक्षक बैठा रहता है, करते कौन है? बच्चे। विद्यार्थी करते हैं। भाई मान लो तुम्हें कोई भी काम दे दिया, उसको आप बना रहे हो, डायग्राम बनाने को कहा कि ये मॉडल बनाओ, तो कौन क्रियाशील होगा? शिक्षार्थी। हम तो नहीं हुए। लेकिन शिक्षण वो प्रभावी होता है जिसमें दोनों ही क्रियाशील हो। तो आप लोगों को बराबर इन्वॉल्व रहना है पढ़ाई में। जब तक आप बराबर नहीं रहोगे तो प्रभावी शिक्षण नहीं होगा, फिर तो मरता शिक्षण होगा। ठीक है ना? तो ये आपको लिखना है, बाकी का करेंगे कल। ये इतने नहीं है, ये तो पहले वाले हैं, आपका तो यहां से है। ओके, शुरू करो। बाकी वालों की है? अरे नहीं है, यहाँ इतनी लाइट है इस वजह से